लास्ट वीडियो में हमने पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस 1 देखा था, तो इसमें हम पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस 2 देखेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 में क्या था कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से इंसुलिन बन नहीं रहा था, है ना। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बिगड़ के हाइपर ग्लाइसेमिया हो रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटस 1। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में ऐसा नहीं होता, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन इसमें नहीं होता। ये मेनली 2 रीजंस की वजह से होता है। एक तो सबसे पहले होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारे जो सेल्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कि एक्शन कैसे करता है इंसुलिन, वो टारगेट सेल्स पे जाता है और अंदर जाके कुछ रिएक्शंस करता है, जिसके थ्रू वो मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज के लिए एक दरवाज़ा बनाता है, GLUT4, ठीक है। तो ये उसका काम होता है। लेकिन अगर वो टारगेट सेल्स उसको अंदर ही ना ले, उसकी तरफ रिएक्ट ही ना करे, मतलब वो आया है और वो वहाँ खड़ा हुआ है लेकिन उसको तरफ देख भी नहीं रहे हो, ना उसको अंदर बुला रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा होता है इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन, मतलब कि इंसुलिन जो बन तो रहा है लेकिन वो उतना अमाउंट में नहीं बन रहा कि वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाए, ठीक है। तो और ये दोनों जो मैकेनिज़्म्स होते हैं ना, इंटरलिंक्ड होता है, मतलब कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, तो आगे जाके चांसेस होते हैं कि इंसुलिन सिक्रीशन में भी इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, तो इसके 5 कॉजेज़ होते हैं मेनली, और उसी में इसकी पैथोजेनेसिस भी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर। तो ये हमने डायबिटीज़ 1 में भी देखा था कि उसमें भी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहता है ना। तो यहाँ पे भी जेनेटिक फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पे मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है ये, मतलब कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है। क्यों? इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जेनेटिक कॉन्कॉर्डेंस 80% होती है DM2 में और 50% होती है DM1 में। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्विन्स है ना, मतलब ट्विन्स है हमारे पास, तो अगर उस एक ट्विन में, उन दोनों ट्विन्स में से एक को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस 2 है, तो 80% चांसेस है कि दूसरे वाले को भी होगा। लेकिन अगर एक को DM1 है, तो उसके सिर्फ 50% चांसेस है कि दूसरे को भी होगा, ठीक है। तो 80% तो ज़्यादा हुआ ना, तो डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है, रिस्क फैक्टर्स में हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर किसी कोई फैमिली में DM2 है, तो उसको 60% चांसेस है कि उसको भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी को DM1 है, तो इसके सिर्फ 20% चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे, ये पहला फैक्टर हो गया जेनेटिक फैक्टर। दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, मतलब कि अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, और वो फिर भी उसकी एक्टिविटी लो है, फिजिकल एक्टिविटी लो है, तो इसके चांसेस, हाई चांसेस होते हैं कि उसको DM2 हो जाएगा। और ओबेसिटी की तरफ से देखा गया है कि जिसको ओबेसिटी होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। इसमें क्या है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन, मतलब वही कि वो टेट्रामर रिसेप्टर्स के पास जाता है, लेकिन वो टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल जो है वो उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता, इंसुलिन को देखता ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं करता, कोई इग्नोर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, स्केलेटल मसल्स और लिवर में हमारे, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन अंदर आया नहीं, ग्लूकोज के लिए फिर गेट नहीं बनेगा, तो ग्लूकोज कहाँ से अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है इससे। फिर फोर्थ फैक्टर आता है हमारा इम्पेयर्ड ग्लूकोज सिक्रीशन, इंसुलिन सिक्रीशन। अभी ऊपर बताया कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। कैसे? जैसे देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, मतलब हमारा इंसुलिन बन तो अच्छा खासा रहा है, लेकिन उसको कोई ले नहीं रहा है ना, इग्नोर मार रहे हैं उसको, कौन, टारगेट सेल्स। तो लेकिन हमारी वो जो है पैनक्रियास, उसको तो लगेगा कि मैं इंसुलिन बना तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मेरे पास ग्लूकोज आ रहा है कि इंसुलिन भेजो, इंसुलिन भेजो, तो उसको लगता है कि शायद और नीड है। तो वो बीटा सेल्स क्या करती है, प्रोलिफरेट करने लग जाती है, वो और ज़्यादा इंसुलिन को बनाने लग जाती है, ठीक है। इससे हो जाता है हमें हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब कि इंसुलिन का लेवल ब्लड में हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो कोशिश करता है कि इस ब्लड ग्लूकोज जो ये मेरे पास बार बार आ रहा है, इंसुलिन भेजो, इंसुलिन भेजो, तो उसको चुप कराने के लिए वो बार बार इंसुलिन को सिक्रीट करने लग जाता है, और इससे इंसुलिन का लेवल बढ़ भी जाता है ब्लड में, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो बढ़ाई जा रहा है, इंसुलिन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज नहीं चुप हो रहा, वो बार बार इंसुलिन मांग रहा है, तो एकदम वो एकदम परेशान हो
हो जाता है कि बस अब बहुत हुआ, अब और कुछ नहीं सहूँगा मैं। तो अब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, मतलब बंद मतलब कम कर देता है कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना ही इंसुलिन बनाऊँगा। तो बीटा सेल जो है हमारी वो एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बीटा सेल फंक्शन में थोड़ा सा फेलियर आ जाता है, पूरा नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यहाँ पे फेलियर होता है थोड़ा सा। इसीलिए माइल्ड टू मॉडरेट इंसुलिन डेफिशिएंसी, कहाँ तो उसने हाइपर इंसुलिनेमिया कर दिया था, लेकिन अब उस वो एग्जॉस्ट हो गया बार बार ग्लूकोज के परेशान करने की वजह से, तो इसकी वजह से उसको क्या हो गया, इंसुलिन डेफिशिएंसी। ये माइल्ड टू मॉडरेट में वेरी करता है। अब इसकी रीज़न क्या है, तो एक अमाइलिन होता है, वो क्या करता है कि फाइब्रिलर प्रोटीन को डिपॉजिट कर देता है आइलेट्स में। अब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक रूम में इतने सारे लोग हैं, है ना, तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, एकदम बिल्कुल भर जाएगा। वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि अगर प्रोटीन्स की डिपोजिशन हो जाएगी तो हमारी आइलेट जो है उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, फिर ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, वही ग्लूकोज बार बार आके उसको परेशान कर रहा था, इंसुलिन दो इंसुलिन दो इंसुलिन दो, है ना, तो इसकी वजह से भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर लाइपोटॉक्सिसिटी, फ्री फैटी एसिड्स, जैसे हमने कहा ना ओबेसिटी जो होती है वो हाई चांसेस कर देती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, है ना। तो इसी इसमें भी यही आ जाता है कि वो जो हमारे वो है ओबेस पर्सन है, उसमें फैटी एसिड्स वो होंगे, मतलब एडिपोस टिश्यू का लेवल ज़्यादा होगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, फैटी एसिड्स बनेंगे। अब वो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जाके लाइपोटॉक्सिसिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका फंक्शन कम होने लगता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो फैक्टर आता है हमारा इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो वही है कि ब्लड में ग्लूकोज अच्छा खासा है, लेकिन सेल्स उसको ले नहीं पा रही है इंसुलिन की वजह से, है ना, क्योंकि इंसुलिन को वो इग्नोर मार रहे हैं उसके सेल्स जो है। ठीक है, तो इस चक्कर में हमारा जो लिवर है वो भी पागल बन जाता है, उसको लगता है कि हमारे पास कोई ग्लूकोज ही नहीं है बॉडी में। तो वो क्या करता है कि अपने अंदर जो स्टोर्ड है, मतलब ग्लूकोज या फिर कोई और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है, उसके थ्रू वो ग्लूकोज को जनरेट करने लग जाता है कि ग्लूकोज है नहीं तो मैं बनाता हूँ ग्लूकोज, मैं करता हूँ सबकी हेल्प ग्लूकोज बनाकर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाने लग जाता है। अब ग्लूकोज उसने बनाया, कर दिया रिलीज ब्लड में, उसको लग रहा है नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा तो फिर मतलब होगा ही नहीं, है ना। तो इसकी वजह से और ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है हमारे शरीर में, मतलब हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है और ज़्यादा। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले क्या था हमारा जेनेटिक फैक्टर्स कि वो DM2 में ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जिसमें से ओबेसिटी थी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही थी, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं रिलेटेड थी। उसके बाद लास्ट आता है हमारा हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन पांचों की वजह से हमारा वो होता है। तो इसको एक बार हम जोड़ के देखें तो क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से देखो इंसुलिन एक तो डिक्रीज हो गया है, तो ऑर्गन्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से हेपेटिक पागल बन जाएगा हमारा जो है लिवर, वो ज़्यादा बनाने लग जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस करके। ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी सेम चीज़ होगी, वो लिवर जो है हमारा ज़्यादा ग्लूकोज बनाने लग जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करने लग जाएगा। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, हेपेटिक की वजह से, इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से कम होने की वजह से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हमारा तीनों जो है वो मिलकर हमारे ग्लूकोज को बढ़ाते हैं ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, और इसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैथोजेनेसिस खत्म। यहाँ पे ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहा था, वो ओबेस पर्सन में ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि वही उनके पास एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस होती है और फ्री फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ जाता है। अब फ्री फैटी एसिड्स और साइटोकाइंस जो होते हैं ये मिलकर हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। कैसे? कि वो अफेक्ट कर देते हैं, मतलब कि अगर वो सेंसिटिव होगा इंसुलिन की तरफ तब जाके वो इंसुलिन को अंदर लेगा हमारा टारगेट ऑर्गन, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी टारगेट ऑर्गन की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर कोई इंसान वेट लूज़ करता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है डायबिटीज़ में, है ना।
अब हम एक बारी टाइम के साथ इसका वो देख लेते हैं ग्राफ। तो बीटा सेल मास वर्सेस टाइम, ठीक है। देखो इनिशियली तो हम जब ठीक थे, हमें कोई डायबिटीज़ नहीं थी, तो हमारा बीटा सेल मास का लेवल नॉर्मल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा। तो ग्लूकोज बार बार उसको परेशान करता है। तो बीटा सेल क्या करते हैं, हमारे प्रोलिफरेट करते हैं। यहाँ पे देखो प्रोलिफरेट करते हैं, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद एक पॉइंट आ जाता है कि अब बस बहुत हुआ, तो वो आगे और नहीं सहता और धीरे धीरे उसका नंबर जो है कम होने लग जाता है, ये डिक्रीज़ हो गया। लेकिन उसका मास जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, पूरा फुल डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 में क्या होता है, पूरा डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो इट नेवर टचेस द बेस, मतलब कि बीटा सेल्स रहते हैं, पूरा ख़त्म नहीं होते। तो इसीलिए रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है। तो यही है कि इनिशियली नॉर्मल है इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज दोनों। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो बीटा सेल जो प्रोलिफरेट करते हैं, तो इंसुलिन का लेवल तो बढ़ जाता है, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो भी जाता है, लेकिन उतना भी नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल टू इम्पेयर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोलिफरेट करने के बाद एक टाइम पे वो बंद हो जाता है, तो बीटा सेल्स का फेलियर हो जाता है, इसलिए इंसुलिन का लेवल हो गया कम और हमें हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस 2, हो गया ख़त्म।